तो ये आपका बोल रहे हैं कि स्टेट शुड बी कंस्टिट्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये आपका पॉइंट बोल रहे हैं कि राज्यों को हम क्या करेंगे, एक तरह से प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम इसका गठन करेंगे। ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे एसके धर कमीशन और आपके जेबीपी कमिटी दोनों कह रहे हैं कि स्टेट्स को आप प्रशासनिक सुविधा पे ही केवल गठन कर सकते हैं। लेकिन फिर आपके मांग नहीं रुकेगी। यहां पे एक लोकल पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पर्सन, जिनका नाम है पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू। और ये जो पोट्टी श्री रामालू साहब हैं, ये आपके एक तरह से फास्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक आपके कर रहे हैं इस मांग के लिए। इनके दो मांग थे, हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया, इनके दो मांग थे। पहला मांग था कि क्रिएट आंध्र प्रदेश, पहला मांग इनका था कि आंध्र प्रदेश को बनाइए। दूसरा मांग था कि जो आपका मद्रास है, मद्रास को क्या किया जाए, मद्रास शुड बी क्रिएटेड एज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर आप देखिएगा तो ये क्या मांग कर रहे हैं पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू कह रहे हैं मद्रास प्रोविंस से आप एक और राज्य का गठन करिए जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और मद्रास में ही एक उसकी राजधानी, उस आपके प्रोविंस की, उस प्रांत की राजधानी है मद्रास, उसको उठा के आप आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना दीजिए। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द फर्स्ट डिमांड बाई पोट्टी श्री रामालू, कि पहला डिमांड इनका हम मान जाएंगे कि आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा आपके मद्रास से, लेकिन जो दूसरा डिमांड आपका है कि हम मद्रास को कैपिटल बना दे आंध्र प्रदेश का, ये गवर्नमेंट ने नहीं माना। और आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक इनका देहांत हो गया। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत आपका हो गया, और फिर वॉयलेंस आपके लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस बात को गवर्नमेंट ने समझा कि ये बहुत विवादास्पद आपकी बात है। इस चीज को वापस आपके समझने के लिए गवर्नमेंट ने एक दोबारा कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नहीं, राइट टू सुसाइड इज नॉट अ राइट, मतलब अपना जीवन लेने का अधिकार नहीं है हमारे पास, ठीक है। राइट टू सुसाइड कोई अधिकार नहीं है। भूख हड़ताल करना आपका एक तरह से कहा जा सकता है कि लिमिटेड राइट हो सकता है। अब भूख हड़ताल में भी अगर ऐसा सरकार को या कोर्ट्स को अंदेशा होने लगे कि इससे आपकी जीवन जा सकती है, तो आपके भूख हड़ताल को जबरदस्ती तोड़ा जा सकता है। जैसे इरोम चानू शार्मिला आपकी है ना, ये लगभग आपके बड़े लंबे समय तक भूख हड़ताल पे रही। सरकार को लगा कि इनकी जीवन जा सकती है, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनको फोर्स फीडिंग कराया जाए, और इरोम चानू शार्मिला लगभग 15 साल तक हमारे देश में भूख हड़ताल पे रही हैं। हाँ, सोनम वांगचुक का भी मामला अगर आप देखिएगा तो भूख हड़ताल करने का एक तरह से राइट है, मतलब आप प्रोटेस्ट करने का राइट है आपके पास। जो आप देखिएगा राइट टू डिसेंट आपके पास है, विरोध करने का भी अधिकार है, आपको डिसेंट करने का भी अधिकार है। जो आर्टिकल 19(1)(a) आप पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंदर आपको एक तरह से विरोध करने का भी अधिकार मिलता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन उसमें जो विरोध करना है, वो विरोध में आप सीमित भूख हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई इस भूख हड़ताल से किसी का जान जा रहा है, सरकार को लगे या कोर्ट को लगे, तो उनके भूख हड़ताल को जबरदस्ती वो हटा सकता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति, पहले तो आपका अगर सुसाइड कर रहा है कोई और सुसाइड करने के बाद वो बच जाता था, पहले का मामला अगर आप देखिएगा, इफ अ पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड एंड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द सुसाइड अगर मर गया तो बात ही दूसरी है, लेकिन अगर बच गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस इनमें लग जाता था और उसके ऊपर दंड भी हो जाता था, जेल की भी संभावना हो जाती थी। क्योंकि आपने क्या किया है, अपने को मारने का अपराध किया है।
लेकिन अब वो अपराध का जो कंसेप्ट है वो हटा दिया गया कि अगर आप राइट टू सुसाइड मतलब सुसाइड कर रहे हैं, पहली बात तो राइट टू सुसाइड नहीं है, सुसाइड अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपराध नहीं अब माना जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त मान के आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्योंकि कोई भी स्वस्थ मन का व्यक्ति क्यों सुसाइड करने का प्रयास करेगा? कोई ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति होगा जो ही आपके अपना आत्मदेह का त्याग करने का प्रयास करेगा। तो अब आपके ये अपराध के रूप में इसको नहीं माना जा रहा है, अब सिंपली ये क्या किया जाता है, आपको मेंटल एक तरह से ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी काम, जैसे एक आपके जैन में प्रथा है साले खां, तो उसमें फास्ट अनटू डेथ होता है, तो उस पर एक बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स में केसेज गए, तो कोर्ट ने इस बात को माना है कि इनके कल्चर का, इनके रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब कोई नहीं कर सकता, सब कोई जैन थोड़ी है, जैनिज्म को थोड़ी फॉलो कर रहा है, ना वो रिलीजियस पर्पज के लिए कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, प्रोटेस्ट ठीक बात है, लेकिन प्रोटेस्ट में अगर ये संभावना लगती है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, तो स्टेट के पास ये अधिकार है, कोर्ट से परमिशन लेके जबरदस्ती आपको फोर्स फीडिंग करा सकता है, आपके फास्ट अनटू डेथ को तोड़ सकता है। ठीक है, ये बात आप देख रहे हैं। तो अब इसमें जो आपका है, आपका पॉइंट देखने को मिलेगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका 1956 पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम फजल अली आयोग के का इसमें एक तरह से चेयरपर्सन थे, और 2 और सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और कृष्ण मनोहर पन्नीकर, ये 2 लोग आपके थे, 2 और सदस्य, 3 सदस्यों का ये टीम था, एक हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे कृष्ण मनोहर पन्नीकर आपके थे। ये जो आपके लोग थे, इन्होंने आपके क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्टेट्स को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस को, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के डिमांड को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। तो इन्होंने क्लियर कट आपका कहा कि स्टेट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड on language basis, but discarded the demand of one state one language, but discarded the demand of one state एंड वन लैंग्वेज, एक राज्य एक भाषा की जो मांग थी, इसको इन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने कहा कि एक राज्य वन स्टेट वन मेजर लैंग्वेज एंड अदर सब्सिडी लैंग्वेज, एक राज्य एक प्रमुख भाषा और एक अन्य सहायक भाषा आपकी होगी। तो वन स्टेट वन मेजर लैंग्वेज, एक प्रमुख भाषा आपकी होगी, और फिर आप देखिएगा वन सब्सिडियरी लैंग्वेज, एक सहायक भाषा आपकी होगी। जैसे इसमें आप क्या देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र को मराठी बोलने वाले पे बनाया गया, गुजरात को गुजराती बोलने वाले पे, लेकिन जो गुजरात के बॉर्डर एरियाज हैं, ऊपर अगर आप देखिएगा तो कुछ पॉपुलेशन राजस्थानी बोल रही है, नीचे अगर आप देखिएगा तो कुछ पॉपुलेशन मराठी बोल रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा तो ऊपर वाली जो उनके हिस्सा है उसमें कुछ आपके क्षेत्रफल गुजराती बोल रही है, नीचे वाले हिस्सा कुछ कोंकणी बोल रही है, कुछ एरिया आपके तेलुगु बोल रही है, थोड़ा बहुत तेलुगु की भाषा को समझ रही है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि अलग अलग आपके राज्य तो एक रहे हैं, राज्य में एक प्रमुख भाषा होगी, अन्य सहायक भाषा भी होगी। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका बनाया गया था, ये फजल अली आयोग के कहने पे बनाया गया। फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया, और ये बनाया गया हृदय नाथ कुंजरू और कृष्ण मनोहर पन्नीकर 2 और सदस्य थे।
1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और इसी को इफेक्ट देने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आपका पास किया गया। उसी के अंदर आपके इनके रिकमेंडेशन थे कि 13 आप एक तरह से यहां पे क्या करिए, 16 राज्य बनाइए और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाइए। गवर्नमेंट ने इनकी रिपोर्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए, 6 यूटीज आपके बनाए। तो फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन था कि आप 16 राज्य का निर्माण करिए और 3 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण करिए। गवर्नमेंट ने 14 राज्यों का निर्माण किया और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण आपका किया। तो ये बात आप देख सकते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका जो पास हो रहा है इसमें ये प्रोविजन आपका रहा। चलिए नेक्स्ट बात आप लोग देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट आप देख लीजिए। देखिए धर आयोग आपका क्या है, आपके धर आयोग में मतलब भाषा के आधार पे आपका बनाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिसमें एसके धर इसके एक तरह से चेयरपर्सन रहे। इन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया दिसंबर 1948 में, और इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा पे करिए, ना कि भाषा के आधार पे। डर था कि भारत में और विघटन शक्तियां बढ़ सकती, विघटनकारी शक्तियां बढ़ सकती हैं। फिर अगर आप देखिएगा तो फिर लोगों में बड़ा रोष रहा, और उसके लिए फिर इन बातों को समझने के लिए एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी, आपके भाषाई प्रांतीय समिति बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिसंबर 1948 में, और इसके 3 सदस्य रहे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इसने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे भारत का पुनर्गठन नहीं होगा। हालांकि आपके 1953 में एक राज्य का निर्माण हुआ भाषा के आधार पे, और वो था आंध्र प्रदेश। नेहरू जी भाषण दे रहे थे साउथ इंडिया के किसी स्टेट में, उनके सर पे आके एक बहुत बड़ा पत्थर लगा, भीड़ में किसी ने मार दिया। और क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग अभी भी बहुत साथ में हैं, लोग बहुत ज्यादा विरोध में आपके थे। भाषा का आधार के चलते वो कह रहे थे कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और क्यों हुआ? क्योंकि एक पोट्टी सी रामालू एक लोकल कांग्रेस वर्कर थे, ये इनका देहांत आपका हो गया 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद। इनके 2 डिमांड थे, एक तो आंध्र प्रदेश बनाइए और दूसरा मद्रास को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दीजिए। फिर फजल अली आयोग आपका बना दिसंबर 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए। सितंबर 1955 में इसने रिपोर्ट सबमिट दिया, और इसने कहा कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है भाषा के आधार पे, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट शुड बी डिस्कार्डेड। एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है ये नहीं चलेगा। एक राज्य एक प्रमुख भाषा, अन्य सहायक भाषा हो सकता है, ये बात आपका बोल रहे हैं। इट व्यूज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। तो भारत की अखंडता सबसे प्राथमिक बात होना चाहिए जब आप राज्यों का पुनर्गठन करिए। और राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए उन्होंने 4 शर्तें रखी। 4 शर्तें जो रखी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन 4 आधारों पे आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? पहली बात तो भारत की अखंडता और एकता को सुनिश्चित रखना है। भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, सुरक्षा को सुनिश्चित रखना। देश की एकता और सुरक्षा को अनुरक्षण एवं संरक्षण आप करिए। राज्यों का पुनर्गठन ऐसा होना चाहिए कि देश की अखंडता, एकता सुनिश्चित रहे। दूसरा बात आपको यह भी ध्यान देखना है कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता आपकी हो। ऐसा राज्य ना गठन कर दीजिए जिसमें बहुत ज्यादा भाषा और बहुत ज्यादा आपके संस्कृति की विविधता हो, फिर वो एकपन ही नहीं आएगा राज्य में, और समस्याएं बनी की बनी रहेंगी। फिर उस राज्य के अंदर विघटनकारी शक्तियां काम करने लगेंगी कि अब हमको भाषा के आधार पर बनाइए, अब हमको हमारे संस्कृति के आधार पर बनाइए। तो यहाँ पे आप एक तरह से भाषाई सांस्कृतिक एक रूपता ध्यान रख के आप राज्य का पुनर्गठन करिएगा। सुनिश्चित करिए कि एक लंबी मतलब एक
अच्छी जनसंख्या, लगभग 70% के आसपास की जो जनसंख्या है वो एक भाषा बोल रही हो, तो वहां पे आप राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं भाषा के आधार पे। तीसरा बात यह भी सुनिश्चित करना है कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आपके संभावनाएं हैं कि नहीं उस राज्य को बनाने में। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस राज्य का निर्माण कर रहे हैं फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं। अगर वित्तीय संभावनाएं नहीं है, अगर वो अपने आप को पैसे से नहीं संभाल सकता राज्य, तो फिर बहुत ज्यादा बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बर्डन किस पे आएगा, केंद्र सरकार के ऊपर आएगा। तो वित्तीय संभावना है, आर्थिक रूप से संभावना है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है, वहां पे लैंड है, लेबर है, वहां पे कैपिटल है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, वहां पे इंटरप्रेन्योर है कि नहीं, उपजाऊ भूमि है कि नहीं, खनिज है कि नहीं, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप राज्य बनाइए। अगर वहां पे राज्य ऐसे हैं जिनमें इन सारी चीजों की समस्याएं हैं, ऐसा क्षेत्र है, तो वहां पे राज्य बनाने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर प्रशासनिक संभावनाएं देख लीजिए। अब आप कहिएगा कि नहीं भाई अरावली पहाड़ के आगे पीछे हम क्या करेंगे, राज्य बना देंगे, ऐसे थोड़ी आपका चलेगा। आप कहिए अरावली तो चलिए अब बहुत ज्यादा ढलान पे आ गया है, आप कहिए नहीं हम तो शिवालिक या हिमालय के आसपास दो पहाड़ काट के और पहाड़ के इधर उधर जोड़ के राज्य बना दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रशासन कैसे यहाँ पे आपका प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो ऐसा राज्य बनाइए जहां पे प्रशासन करना आसान हो, प्रशासनिक संभावनाएं बनी हो। तो स्टेट शुड बी क्रिएटेड बाय ऑब्जर्विंग फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी, इनको ध्यान में रख के आप बनाइएगा। फिर प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। राज्य ऐसा बनना चाहिए कि लोगों का कल्याण राज्य में तो हो ही, साथ ही साथ में उससे देश का भी कल्याण सुनिश्चित हो, ठीक है। तो राज्य ऐसा ना बने, फिर अगेन वो क्या एक तरह से देखिएगा, विघटनकारी शक्तियों को आप आगे ना बढ़ाइए। ऐसा राज्य बने कि राज्य के में लोगों का कल्याण तो हो ही, साथ में welfare of the nation should also be ensured. These are the 4 primary considerations which has been given by Fazal Ali for creation of new states. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो आपको पॉइंट देखना है वो देखना है कि हमारे यहाँ पे इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी कई सारे स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। ये देखिए, ये आपका पोजीशन रहा है 1956 में जब हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो गया। राज्यों के पुनर्गठन के बाद अगर आप देखिएगा तो इसमें आपके 14 स्टेट्स रहेंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज रहेंगे। बाद में यही पुनर्गठन होते होते इसी में से राज्यों को हम बनाते बनाते क्या करेंगे, हम टोटल 28 राज्य कर देंगे और आपके 8 लगभग संघ शासित क्षेत्र कर देंगे। तो ये अगर आप देखिएगा क्या क्या आपके प्रोविजन हैं। अब देखिए इसमें अगर आप पॉइंट देखिएगा तो समय समय पे हमारे यहाँ पे राज्यों का गठन होते रहा है, डिफरेंट टाइम्स पे स्टेट्स का गठन होते रहा है। जैसे 1950s में तो जो रहे वो देखा ही आपने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। 1956 में अगर आप देखिएगा तो ये प्रोविजन आपका रहेगा। 1956 में जो मेजर स्टेट्स आपके रहेंगे, जो 14 स्टेट्स हम लोग देख रहे हैं, वो 14 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो 14 स्टेट्स अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यही अगर आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा बॉम्बे आपका रहेगा। ठीक है, ये बाद में आपके टूटेगा 1960 में और ये गुजरात आपका बनेगा। फिर ये मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये यूपी, ठीक है। फिर बिहार आपका रहेगा, वेस्ट बंगाल आपका रहेगा, ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से देखिएगा असम रहेगा। फिर यहाँ पे आपका पंजाब रहेगा, ये सब बाद में आपके बनेंगे 1950 के 1956 में आपका ये भी रहेगा जम्मू कश्मीर। अब इन्हीं से समय समय पे टूट के आप देखिएगा अलग अलग स्टेट्स का निर्माण होगा।
पहला जो स्टेट्स आपका बनेगा, एक तो आंध्र प्रदेश बनेगा ही लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में, उसके बाद जो 15वां राज्य आपका बनेगा वो बनेगा गुजरात। तो 15th नंबर ऑफ स्टेट जो आपके देश में बनेगा वो गुजरात आपका बनेगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि फिर आपके हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन आपका होगा। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेट्स आपके बने हैं, इनको एक बार देख लीजिए। ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, इनका आपके प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन तब भी स्टेट पीसीएस में आपके आ सकते हैं, खासकर अगर आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जब स्टेट का, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस पर कब उसका नाम चेंज हुआ, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस से फिर इसको यूपी बोला गया, तो कब ये सब नाम चेंज हुआ, ये सब आपका इतिहास रहता है। तो उसके बारे में, जैसे अब झारखंड देने जाइएगा तो झारखंड कब बना, ये एक बहुत छोटे से सवाल आपके होते हैं, आप लोगों को ध्यान में रहेगा, इसमें कोई बहुत आपके ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन तब भी एक बार देख सकते हैं। महाराष्ट्र गुजरात का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे को डिवाइड किया गया और महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग, गुजरात गुजराती स्पीकिंग, तो गुजरात हमारा 15वां राज्य बनता है। ठीक है। दादर और नागर हवेली ये पुर्तगाल की कॉलोनीज थी, क्षेत्र थे, और इनको 1954 में आजाद करवाया गया। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यहाँ पे प्रशासन किया गया और 1961 में इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इसी तरह जैसे आप लोग कल कह रहे थे ना कि कैसे ये जोड़े जाते हैं और कैसे इन पे शासन होता है, तो जोड़े जाएंगे तो जरूरी नहीं कि उनको हम स्टेट बना दें, जोड़े जाएंगे तब भी जरूरी नहीं कि उनको हम यूटी बना दें, उनको हम एक क्षेत्र के रूप में अपने देश में जोड़ सकते हैं और वहां पे एक प्रशासनिक अधिकारी उन पे शासन कर सकता है। अब देखिए गोवा, दमन एंड दीव को कैसे हम एक्वायर कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई से। बहुत पॉलिटिकली सही होने के लिए हम क्या बोलते हैं, पुलिस कार्रवाई से हमने गोवा, दमन, दीव को आपके जोड़ा पुर्तगाल से। लेकिन एक्चुअली बैक्ड किसके द्वारा होता है, पुलिस के पीछे आपके पैरामिलिट्री फोर्स, उसके पीछे डिफेंस आपका आर्मी होता है। ठीक है, ये आप देखिएगा। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बाद में आप देखिएगा 1987 में गोवा को स्टेटहुड आपका दे दिया जाएगा, 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिर अगर आप देखिएगा तो पुडुचेरी फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच की इस्टेब्लिशमेंट थे, जैसे पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये 4 क्षेत्र हैं, 4 जगह पे आपके स्थित हैं और ये अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देखिएगा ये फ्रांस के द्वारा भारत को हैंडओवर किया गया है 1954 में, इनको अधिकृत क्षेत्र के रूप में, एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में रखा गया है। बाद में 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। नागालैंड, क्योंकि उत्तर पूर्व का विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उत्तर पूर्व के विद्रोह को शांत करने के लिए जो 16वां राज्य हमारे देश में बनाया गया, 16th स्टेट जो क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज नागालैंड। तो 15वां आपका गुजरात, 16वां आपका नागालैंड बनाया जाएगा। फिर आप देखिएगा यहां पे एक तरह से जो पंजाब था, इसमें हिंदी भाषी भी लोग थे और पंजाबी भाषी भी लोग थे। तो पंजाब का एक यूनी लैंग्वेज का डिमांड था कि एक भाषा जो हम लोग बोलते हैं पंजाबी भाषा, इसके लिए एक नया राज्य बनाइए। तो पंजाब से ही आपका हरियाणा कार्व आउट किया गया, पंजाब से ही अगर आप देखिएगा तो यहां पे आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश भी कार्व आउट किया जाएगा। तो यहां पे आप देखिएगा 1971 में आप यहां पे आप देखिएगा कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें 1966 में पंजाब को बाइफरकेट किया जा रहा है, हरियाणा बनाया जा रहा है, और फिर आप देखिएगा कि जो आपके कुछ और पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के यूनियन टेरिटरी के साथ, और यूटी के रूप में जो आपका हिमाचल प्रदेश उसको फाइनल स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है 1971 में। तो 15वां राज्य आपका बना महाराष्ट्र, 15वां राज्य बना गुजरात, और फिर 16वां बना आपके नागालैंड, 17वां बना आपका यहाँ पे हरियाणा, 18वां बना आपका हिमाचल प्रदेश। 18th स्टेट जो आपका क्रिएट हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश आपका हो रहा है 1971 में।
फिर आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में अभी भी विवाद बने हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में अभी भी डिमांड है कि आप राज्यों को बनाइए और ज्यादा राज्यों को बनाइए। तो यहां पे फिर 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन आपका होगा और 1972 में वापस जो आपके दो यूटीज हैं मणिपुर और त्रिपुरा और जो सब स्टेट ऑफ मेघालय है इनको भी आपके राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपके यहां पे हम क्या करेंगे, विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इंक्रीज टू 21। मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य, मेघालय को 21वां राज्य हम लोग गठन करेंगे। तो 1972 में 3 और राज्य का गठन आपका होगा। वो कौन कौन से हैं आप देखिएगा कि 19वां राज्य बनेगा त्रिपुरा मणिपुर, 20वां राज्य बनेगा त्रिपुरा और 21वां राज्य बनेगा मेघालय। फिर वापस आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का एक और मेजर हिस्सा आपका है जहां पे चोग्याल वंश के राजा राज करते थे सिक्किम के क्षेत्र में। 1974 में ये भारत के संरक्षक के रूप में माना जाता था कि इंडिया इसको प्रोटेक्ट करेगा अगर इस पे कोई हमला होगा तो, लेकिन फाइनली ये 1974 में आपके 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एसोसिएट राज्य के रूप में, सहायक राज्य के रूप में आपका जुड़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल 2 आपका क्या कह रहा है, पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट्स कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड। संसद को जैसा उचित लगे अपनी शर्तों और निबंधों पे बाहर के किसी क्षेत्र को अपने देश में जोड़ सकता है। और ये 35वें संविधान संशोधन से आप देख रहे हैं कि हम इसको जोड़ तो रहे हैं और किस का दर्जा दे रहे हैं, सहायक राज्य का दर्जा दे रहे हैं। बाद में 36वें संविधान संशोधन से 1 साल के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और ये 22वें राज्य के रूप में हमारे देश में स्थापित होगा। फिर अगेन आप देखिएगा कि 1987 में नॉर्थ ईस्ट वापस से रिकंस्टिट्यूट आपका होगा और गोवा को स्टेटहुड दिया जाएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23, 24 और 25वें राज्य के रूप में स्थापित होंगे हमारे देश में, ठीक है। और 2000 में वापस 3 और राज्य आपके बनेंगे, 26, 27, 28 राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ और फिर उत्तराखंड और फिर आपका झारखंड बनेगा। फिर आप देखिएगा स्टेट रीऑर्गेनाइज, तेलंगाना आपका वापस 29वां राज्य हमारे देश में बनेगा 2014 में। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खो देगा और इसमें से जम्मू कश्मीर एक यूटी बन जाएगा और आपके लद्दाख दूसरा यूटी बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका है, ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नाम भी बदले हैं हमारे देश में, जैसे अगर आप देखेगा कि जो यूनाइटेड प्रोविंस आपका रहा है इसी को उत्तर प्रदेश 1950 में कहा गया है। 1969 में मद्रास को हम रीनेम कर दिए हैं तमिलनाडु के रूप में। सिमिलरली 1973 में मैसूर को हमने कर्नाटका का नाम दे दिया है और इन द सेम ईयर लक्षद्वीप, मिनी क्वाय, अमिनीदीव आइलैंड को लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया है। 92 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये बात आप देख सकते हैं, ये आपके 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आप देखिएगा। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दिया जा रहा है और इसी साल पौंडीचेरी को पुडुचेरी बनाया जा रहा है। तो ये सब नाम आपके कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए अब जो आप लोगों को जानना है वो जानना है क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स इन इंडिया। तो ये मेंस का टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अब मेंस का जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे, मेंस के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको देखा जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनता है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो आपका क्वेश्चन बनेगा मेंस में, व्हाई इंडिया नीड्स स्मॉलर स्टेट, व्हाई इंडिया नीड स्मॉलर स्टेट्स, भारत को क्यों
छोटे राज्यों की आवश्यकता है। वाई इंडिया नीड स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, देखिए हमारे देश में लगातार छोटे राज्यों की मांग बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा छोटे राज्यों की मांग बढ़ते जा रही है। जैसे अगर आप देखिएगा तो पूरे भारत में हर राज्य में एक तरह से बात कर सकते हैं कि छोटे राज्यों की डिमांड आपकी है। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो वहाँ पे लद्दाख राज्य बनाने की बात कर रहा है, जम्मू एक राज्य बनाने की बात कर रहा है, कश्मीर ऑलरेडी राज्य रहा है, वापस स्टेटहुड गेन करने की बात कर रहा है। राजस्थान में अगर आप देखेगा तो मारू प्रदेश है जो पूरी तरह से आपके क्या कर रहा है, एक तरह से राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है। अगर आप गुजरात में जाइएगा तो सौराष्ट्र का क्षेत्र है जो आपकी बात कर रहा है। आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो विदर्भ का क्षेत्र, विदर्भ लैंड की बात आपके कहा जा रहा है। ठीक है, मराठवाड़ा यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप जाइएगा तमिलनाडु में, और यहाँ पे अगर आप इस एरिया में कर्नाटका में जाइएगा तो यहाँ पे टुलू लैंड की बात हो रही है, कोगाडू की बात हो रही है। ठीक है, टुलू लैंड ये है, कोगाडू की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो ये रायलसीमा की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जाइएगा यहाँ पे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के बॉर्डर्स पे ये कौशल लैंड की बात, आपके कौशलांचल के बारे में ये बात कर रहे हैं। बिहार में मिथिलांचल के लिए आंदोलन आपका हो रहा है, यूपी में हरित प्रदेश के लिए आंदोलन हो रहा है, पूर्वांचल के लिए आंदोलन हो रहा है, अवध प्रदेश के लिए आंदोलन हो रहा है। यहाँ पे यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर को आप जोड़िएगा तो बुंदेलखंड बाघेलखंड की बात आपके हो रही है। इसी तरह से जब आप वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो गोरखालैंड, यहाँ पे जब आप आसाम में जाइएगा तो बोडोलैंड, यहीं पे अगर आप जाइएगा मेघालय में तो गारो खासी जयंतिया की बात आपके करेंगे। नागालैंड में एक नया देश बनाने की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे, हर जगह पे आपको नए राज्य की मांग उठते जा रही है। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। वाई दिस डिमांड इज राइजिंग, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें छोटे राज्यों की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ रही है, क्यों मांग बढ़ रही है, इस बात को आपको समझना है। और ये आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, वाई इंडिया नीड स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, इसको समझते हैं, वाई इंडिया नीड स्मॉलर स्टेट्स। देखिए पहला अगर आप बात देखिएगा, भारत में छोटे राज्यों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो अगर आप देखिएगा तो रीजन्स आप देख सकते हैं, वाई इंडिया नीड स्मॉलर स्टेट्स में पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी बनाई गई, जिस पॉलिसी में हम लोग ये प्रयास किए हैं कि जो डेवलपमेंट होगा वो पूरी तरह से आपके ट्रिकल डाउन इफेक्ट को एक तरह से टैकल करेगा। मतलब जो डेवलपमेंट का मॉडल हमारा रहा है वो कैसा मॉडल रहा है कि हम केंद्र को शक्तिशाली बनाएं, केंद्र को और ज्यादा ताकतवर बनाएं, केंद्र को डेवलप करें और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट सबके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म में जो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट प्लानिंग जो आपका रहा है वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड रहा है, केंद्रीकृत रहा है। और हम ये प्रयास किए हैं कि जो विकास हो, केंद्र ज्यादा सशक्त होते जाए और धीरे धीरे वो विकास और जगहों पे पहुंचना शुरू हो जाएगा और डेवलपमेंट होते जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका एक तरह से बनाने का प्रयास किया गया, हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा कि वी हैव आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ओशियंस ऑफ पॉवर्टी। हमारे यहाँ पे क्या है, आपके विकास के टापू हैं और गरीबी के समुद्र बने हुए हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो देहरादून इज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ होल उत्तराखंड, लखनऊ इज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ होल यूपी। ठीक है, दिल्ली इज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर एरियाज जो आप देखिएगा।
तो इसी तरह से आप देखिएगा कि चंडीगढ़ इज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब। तो हम सारा पैसा एक ही जगह लगा दे रहे हैं, सारा संसाधन एक ही जगह लगा दे रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर यूपी में लखनऊ डेवलप होगा तो अगल बगल के जो उसके शहर हैं, बाराबंकी है या जो वहाँ पे फिरोजा आपके जो और भी वहाँ पे फैजाबाद है, अगल बगल के जो शहर हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपका डेवलपमेंट नहीं होता। हम चाह रहे हैं केंद्र मजबूत हो जाए तो राज्य भी मजबूत हो जाएंगे, राज्य मजबूत हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट भी मजबूत हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजबूत हो जाए तो गांव भी मजबूत हो। ऐसा हो ही नहीं रहा, टिकल डाउन नहीं हो रहा। जहां पे संसाधन आप यूज लगा रहे हैं वहीं पे रह जा रहा है, वो नीचे जा ही नहीं रहा है, परकोलेट नहीं हो रहा है। इसके वजह से रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही, क्षेत्रीय असमानताएं क्या होती जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। अब उस क्षेत्रीय असमानताओं को शांत कैसे किया जाए, कैसे उनके समस्याओं को टैकल किया जाए, कैसे उनके डेवलपमेंट को देखा जाए, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो यहां पे जो आपके डेवलपमेंट का मॉडल हमारा रहा है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्लानिंग रहा है, केंद्रीकृत डेवलपमेंट का सिस्टम रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, तो हम किस तरफ चलें, अब डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पे चला जाए, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पे हम चलेंगे, विकेंद्रीकृत विकास की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब विकेंद्रीकृत विकास क्या है, आप स्टेट्स क्रिएट करिए। तो यहां पे रीजनल डिस्पैरिटी को टैकल करने के लिए, क्षेत्रीय असमानताओं को टैकल करने के लिए लोकल लेवल पे डिमांड बढ़ते जाएगी। ठीक है, और ये जब लोकल लेवल पे असमानताएं बढ़ती जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो डिमांड करेंगे कि भाई हमारे अधिकार दो, हमें और ज्यादा डेवलप करने का प्रयास करो। तो एक तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरा, जो हमारे देश में स्टेट्स बनाए गए हैं, जो स्टेट्स आपके देश में बनाए जा रहे हैं, उनके 3 लहर आपको देखने को मिलेंगे। 3 लहरों में हमारे स्टेट्स बनाए गए हैं। एक तो 1950 से 60 के दशक में जो राज्य बनाए गए हैं वो किस डिमांड पे बनाए गए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर 60 के दशक में 1963 से लेके आप 1971-72 तक आप देखिएगा, 1972 तक जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो कुछ ऐसी समस्याओं को टैकल करने के लिए, उत्तर पूर्व विद्रोह, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए बनाए गए, उत्तर पूर्व विद्रोह को। फिर जो 2000 के आसपास आपके राज्य बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपके कौन से आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये सीधे सीधे किस एजेंडा पे बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी, नेग्लेक्टिंग ऑफ मासेज ऑफ पीपल बाय सर्टेन क्लासेज ऑफ पीपल। यहां पे भी जो मुख्य आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का जो मुख्य आपका एक तरह से रीजन रहा है वो रहा है नक्सलवाद, नक्सलिज्म। छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का मुख्य कारण क्या रहा है, नक्सलवाद। तेलंगाना भी उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन तेलंगाना में आते आते लगभग आपके इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे यहां पे राज्यों की मांग क्यों बनी, क्यों नए राज्य बनाए गए? पहली बात तो भाषा की मांगों को शांत करने के लिए। दूसरी बात, हम आपके भारत की अखंडता एकता में जो समस्याएं चुनौतियां उभर रही थी उनको भी टैकल करने के लिए बनाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल आपके ऑटोनॉमी दी जा सकती है किसी एरिया को, ताकि वहां के लोग मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सकें, इसलिए हम क्या करेंगे, राज्यों का निर्माण किए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उत्तर पूर्व विद्रोह को शांत करने के लिए 2000 के आसपास, क्योंकि बिहार वॉज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश वॉज डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ छत्तीसगढ़,
यूपी वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टिंग द उत्तराखंड, वो उसके कॉस्ट पर तो नहीं डेवलप हो रहा था, लेकिन नेग्लेक्ट कर रहा था, उसको बहुत कुछ लेना देना नहीं था। तो यहां पे इसलिए आपका डिमांड बढ़ रहा है कि भाई डेवलपमेंट के लिए आप बनाइए, ये भी आप देखिएगा। फिर आप देखिएगा तीसरा जो प्रमुख बात आपका मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जब कांग्रेस पार्टी आपके बहुत ज्यादा शक्तिशाली रही, लेकिन जब कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो पोस्ट कांग्रेस पॉलिसी अगर आप देख सकते हैं, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, जब कांग्रेस का थोड़ा बहुत डिक्लाइन आपका शुरू हो, और ये शुरुआत हो जाएगा 1967 के आसपास से ही। ये आपके एक तरह से 1967 के आसपास से ही शुरुआत हो जाएगा। जो नेशनल पार्टीज भी रहेंगी, कांग्रेस इटसेल्फ, जो राष्ट्रीय दलें रहेंगी, नेशनल पार्टीज रहेंगी, वो भी क्या करेंगी, स्टेट्स में जब जाती हैं इलेक्शन लड़ने तो राष्ट्र के मुद्दे को छोड़ के लोकल जो मैटर्स होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन पे ध्यान करना शुरू कर देती है। तो लार्जली वो क्या करती है, रीजनल स्पेसिफिक इलेक्टोरल कैंपेन्स एंड पॉलिसी चलाना शुरू कर देती है। रीजन स्पेसिफिक इलेक्टोरल कैंपेन्स एंड पॉलिसीज। तो जब कोई आपके स्थानीय क्षेत्र पे चुनाव होता है, राज्य के क्षेत्र पे चुनाव होता है, तो राष्ट्रीय पार्टियां भी क्षेत्र विशेष के चुनावी अभियानों और नीतियों को बढ़ावा देने शुरू कर देती है। तो ये क्या करती हैं, जो राष्ट्रीय दल होती है, नेशनल पार्टीज होती हैं, ये भी क्षेत्र विशेष के चुनावी अभियानों और नीतियों को बढ़ावा देना शुरू कर देती हैं। कोई क्षेत्र विशेष चुनावी अभियानों और नीतियों को बढ़ावा देना शुरू कर देती हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके वजह से क्या होता है, लोकल डिमांड आपके बढ़ने लगता है, स्थानीय मांग बढ़ने लगती है, और उसी स्थानीय मांग में आप देखिएगा कई बार आंदोलन होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये भी आपके क्या करता है, नए राज्यों को जन्म देता है। तो नए राज्यों को जन्म देने का मेजर रीजन क्या है, आपके रीजनल डिस्पैरिटी। दूसरा मेजर रीजन आपने क्या देखा, जो हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, लैंग्वेज एक आधार रहा, इंसर्जेंसी एक आधार रहा, आपके डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक आधार आपका रहा है। तो ये मेजर आप देखिएगा। और चौथा आपका क्या एक तरह से रीजन आप देख सकते हैं, वो क्या आपका है, जो फोर्थ एरिया आपका है, वो मतलब फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है, जैसे आप देखिएगा कि कुछ स्टेट्स में कुछ आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे प्लेसेज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो रिच इन्वेस्टमेंट अपने आप को ले आ रहे हैं, अपने क्षेत्रों में अच्छा पैसा लेके आ रहे हैं। अब वो इस बात को रिजेंट करते हैं कि हमारा जो पैसा है हमारे यहाँ पे आया, उस पैसे का टैक्स कलेक्ट करके आप पिछड़े क्षेत्रों में एक तरह से उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो यूपी में जो रिच एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये वाला जो आप किस नाम से देख रहे हैं, हरित प्रदेश के नाम से, क्योंकि यहीं पे आपका नोएडा है, यहीं पे ग्रेटर नोएडा है, यहीं पे आपके गाजियाबाद है, मेरठ है, ये सब एरियाज क्या है, हाईली रिच एरिया है, क्योंकि आपको SEZ यहीं पे देखने को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यहीं पे है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यहीं पे है। इसके वजह से यहीं पे आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और आपके टेक महिंद्रा, विप्रो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनियां हैं वो हैं। यहाँ पे और भी बड़ी कंपनियां आपको देखने, विश्व स्तरीय कंपनियां मिल जाएंगी। अब ये हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स अच्छा लगाती है, और इन टैक्स का उपयोग वो क्या कर देगी, उनके पिछड़े क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए। तो जो रिच पीपल हैं, रिच एरियाज हैं, वो डिसेंट करते हैं कि भैया हमारा पैसा तो तुम खर्च कर दे रहे हो यहाँ पे, हमें तो कुछ दे नहीं रहे हो। तो वो डिमांड करते हैं कि हमें नया राज्य बना दीजिए।
तो समटाइम्स डिमांड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द रिचर पार्ट ऑफ अ स्टेट एंड पुअरर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑल्सो। भाई जिसकी रीजनल डिस्पैरिटी बहुत बढ़ जाएगी चिल्लाएगा ही, तो बहुत गरीब हो जाएगा तो भी चिल्लाएगा, बहुत अमीर हो जाएगा तो भी चिल्लाएगा। बहुत अमीर हो जाएगा तो कहेगा कि हमारा पैसा आप दूसरे को दे रहे हो, बहुत गरीब हो जाए तो कहेगा कि आपने हमारे ऊपर कुछ किया ही नहीं, आप हमें नया राज्य दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे एमएलए होंगे, हमारे एमपी होंगे, हमारे पुलिस सिस्टम होगा, हमारा भर्ती व्यवस्था होगा, तो हम डेवलप करेंगे। तो ये बात आपका है। तो ये बेसिकली आपका है कि यहां पे आपके क्या है, जो राज्य में समृद्ध क्षेत्र हैं वो बड़े निजी निवेश आकर्षित करते हैं। राज्य में जो समृद्ध क्षेत्र हैं वो बड़े निजी निवेश आकर्षित करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेसेशन ऑफ द रिच रीजन्स अट्रैक्टिंग ह्यूज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सेसेशन ऑफ द रिच रीजन, SECESSION, सेसेशन ऑफ द रिच रीजन्स attracting huge private investment and registering impressive growth। राज्य में समृद्ध क्षेत्र बड़े निजी निवेश आकर्षित करते हैं। राज्य में समृद्ध क्षेत्र बड़े निजी निवेश आकर्षित करते हैं और प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करते हैं। और उनके द्वारा अर्जित धन को अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों, उनके द्वारा अर्जित धन को अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तांतरित करने का, अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तांतरित करने का विरोध करते हैं। एंड दे रिजेक्ट द ट्रांसफर of revenues earned by them, and they reject the transfer of revenues earned by them for development of relatively underdeveloped regions, तो ये आप देखिएगा कि जो विकसित क्षेत्र हैं वो पैसा कमा के ले आ रहे हैं, उनका टैक्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए लगा देती है। तो वो कहते हैं कि भैया हमारा पैसा मेहनत से हमने कमाया, आप इसको बांट रहे हो, हमें नया राज्य बना के दीजिए। तो ये भी आपका डिमांड होता है। फिर हम क्यों नए राज्यों को प्रमोट कर सकते हैं, वाई वी कैन प्रमोट आपके क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर आप देखिएगा तो अगर न्यू स्टेट्स हम बनाते हैं, नए राज्य हम बनाते हैं, तो नए राज्य की क्या संभावनाएं होती हैं भाई। जैसे नया राज्य बनेगा, एक राज्यपाल का पद बनेगा, एक मुख्यमंत्री और इनका मंत्री परिषद बनेगा, स्टेट पुलिस बनेगा, स्टेट की अपनी जुडिशरी होगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इसका मतलब क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वृहद नियोजन के अवसर प्रदान कर देता है कि हाँ भाई नया राज्य बनेगा तो संभावनाएं हैं कि अगले 100 साल, 150 साल, 200 साल आपके हो सकता है, जब तक राज्य बनता रहे, चलते रहे, तब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी। सचिवालय बनेगा, आपके निदेशालय बनेगा, भर्ती होंगी, पुलिस व्यवस्था होंगी, न्यायिक व्यवस्था होगा और भी बहुत सारी चीजें आपकी होंगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। इसलिए भी मांग किया जाता है कि
नौकरियों की अवसर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी एक आपका संभावना है। फिर नए राज्य हम क्यों मांग करेंगे? नए राज्यों की संभावनाएं इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव एक तरह से स्टडी करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या देखेंगे? हम अपने आप को किसके साथ कंपेयर करेंगे? डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, विकसित देशों के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्री के साथ। और उसमें भी आप उन्हीं देशों के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो आपके मॉडल पे हो। जैसे हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल है तो हम डेमोक्रेटिक मॉडल पे कंपेयर करेंगे। तो जब हम डेवलप्ड कंट्री देखते हैं तो यूएसए विश्व का सबसे डेवलप्ड कंट्री है। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 35 से 40 करोड़। जनसंख्या 35 से 40 करोड़ है। हमारे देश की कितने गुना है? तो लगभग आपके 7-8 गुना तो है ही क्षेत्रफल में। आबादी में हमारे देश के कितना कम है? 4 गुना कम। हमारा 140 करोड़ है, इनका 40 करोड़ है। इनके पास कितने राज्य हैं? 50 स्टेट्स। हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स। और हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। इसका मतलब हमें इनके बराबर विकसित होना है तो हमें अपने ढांचों को भी बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। भाई जैसे आपने ये ढांचा बनाया, ये राज्यपाल का ढांचा है, तो ढांचा ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना, इसके कुछ कर्तव्य होंगे। स्ट्रक्चर विल क्रिएट सर्टेन फंक्शंस, फंक्शंस विल मेक श्योर दैट स्पेशलाइजेशन इज देयर, डेवलपमेंट आपका आएगा। तो यहां पे हम इसका भी एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके कह सकते हैं कि if we want to become a developed country we need to create more states, as America is a developed country having population 40 crore and there are 50 states in that particular country, so we need to create proportionate states in order to ensure development in India। हमें भी उतना अनुपातिक राज्यों को बनाना पड़ेगा विकास सुनिश्चित करने के लिए। कितने राज्यों की संभावनाएं हैं? लगभग इसमें 4 गुना। हमारे पास अभी भी 110-115 राज्य बनाने की संभावनाएं रहती हैं अगर हम बनना चाहते हैं अमेरिका के तरह डेवलप्ड। तो 110-115 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब इतना तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। तब भी 7-8 राज्य और बनाए जा सकते हैं, 35-40 के आसपास राज्य हमारे देश में हो सकते हैं। तो ये आपका है। फिर हम एक और तुलना कर सकते हैं, तो हमने विश्व के साथ तुलना कर दिया, विश्व स्तरीय बात हमने देख लिया। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, भारत में भी आप देख सकते हैं, इंडिया में भी आप क्या देख सकते हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा क्या है? सुंदर है। एंड स्मॉल इज इफिशिएंट, इकोनॉमी इफेक्टिव ऑल्सो। छोटा हमारे देश में कार्यकुशल भी है, प्रभावी भी है। और उसका एग्जाम्पल कैसे लीजिएगा? केरला, हरियाणा, पंजाब छोटे राज्य हैं। एसडीआई में देखिए सबसे ज्यादा आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पढ़ाई देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, लिटरेसी देख लीजिए, ये इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा आगे हैं, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य हैं। तो छोटे राज्य हैं अपने आप को विकसित कर पा रहे हैं, बड़े राज्य होते हैं तो शायद विकसित नहीं कर पाते, ये भी चुनौती बनी रहती है। फिर स्मॉल स्टेट्स अगर होंगे तो गवर्नेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, सुशासन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। छोटे राज्यों में ये भी संभावनाएं आपके बन सकती है कि अच्छा आपका सुशासन हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो, गवर्नेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। भाई देखिए, बड़ा राज्य आपका था तो मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, तो यहां पे जो यूपी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उत्तराखंड से कितने लोग आएंगे? यूपी में 403 आपका था, उत्तराखंड को और जोड़ दीजिए तो 50-60 और 50-60 लोग पहाड़ी क्षेत्र से आके यूपी के विधानसभा में बैठ के क्या कर लेंगे? क्या पहाड़ की मांग कर लेंगे? जब तक अलग से आपका उनको राज्य नहीं बनाइएगा तब तक वहां के स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होंगे। अब यूपी में, उत्तराखंड में देखिए, वहां का राज्यपाल है, वहां का मुख्यमंत्री है, वहां के एमएलए हैं, वहां का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब वो लोग उस लोकल एरिया के बारे में सोचेंगे,
तो उसका डेवलपमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये बात बोला जा रहा है कि स्मॉल स्टेट होगा तो सुशासन आपका अच्छा होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ में यही बात, जो लोग मुख्य धारा से विमुख हो चुके थे, आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग हो चुके थे, उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। लोकल पॉलिटिशियंस अब यहाँ पे स्ट्रांग होने शुरू हुए, मेन स्ट्रीम में यूथ को जोड़ने का प्रयास किया गया। ये भी फायदा आपका है। स्मॉलर स्टेट्स अपने कल्चर को भी एक तरह से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, अपने संस्कृति पे भी ध्यान आपका देगा। ये भी बात आप देख सकते हैं। तो ये सब आपका एक तरह से अच्छाई होता है जो छोटे राज्य आपके बनाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा आपके प्रजातंत्री सुशासन, लोकतांत्रिक शासन होने की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल कंसेप्ट को भी सम्मान दिया जाता है। सन ऑफ द सॉइल जो बोला जाता है धरती पुत्र। धरती पुत्र का मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा आपका एक तरह से आपके महत्व दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपकी हैं जो आप देख सकते हैं। अब अगला बात आप देख सकते हैं, ये तो पक्ष हमने देख लिया, अब विपक्ष देखेंगे क्या क्या बातें हैं कि हम छोटे राज्य नहीं बनाएं। वाई वी शुड नॉट क्रिएट स्मॉलर स्टेट्स, क्यों छोटे राज्य नहीं बनाए। अब देखिए यहां पे क्या है, पहला स्मॉल इज ब्यूटीफुल नॉट ऑलवेज सो। छोटा राज्य सुंदर होगा, विकसित होगा, सुशासन होगा, लोगों की भागीदारी होगी, मुख्य धारा में लोग जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नॉट ऑलवेज, छोटा हमेशा सुंदर होगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा सुशासन हो, अच्छा प्रशासन हो, अच्छा भागीदारी हो, मुख्य धारा में लोग जुड़े हों, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण क्या है, नॉर्थ ईस्ट के बड़े सारे स्टेट्स। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की समस्या अकेले नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, बॉर्डर की भी बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हैं, गवर्नमेंट का नेग्लेक्ट भी आपका रहा है, उसके बावजूद छोटा कोई गारंटी नहीं है कि आप डेवलप रहिएगा। देयर इज नो गारंटी दैट बीइंग स्मॉल मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आप देखिएगा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, डेवलप तो कुछ एक्सपेक्ट में हैं, लेकिन बड़े सारे एक्सपेक्ट में समस्याएं। इंसर्जेंसी अभी भी चरम सीमा पे है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। छोटा होना अगेन गारंटी नहीं है। जैसे आप देखिए और एग्जाम्पल देखिए, उत्तराखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, झारखंड बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि ये अपना विकास कर पाए, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, समग्र विकास करें। क्या हमारे राज्य जो ये बनाए गए हैं ये समग्र विकास कर रहे हैं? नहीं। उत्तराखंड अभी भी सारा का सारा खेल कर रहा है टूरिज्म पे, कुछ है ही नहीं इसके पास और जैसे लगता हो। सब काम किस पे है? टूरिज्म पे। जितना टूरिज्म का ये काम कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं। अब कुछ दिनों में इनके भी जो आपके पहाड़ी जगह हैं वो समतल जगह के बराबर हो जाएंगे। वहां पे भी जाइए तो आपको टेम्परेचर 35-40 डिग्री मिल ही रहा है, कोई बहुत वहां पे लाभ नहीं है। वहां पे एसी नहीं लगे होते थे, अब सब जगहों पे एसी धीरे धीरे लगने शुरू हुए। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव वहां पे भी दिख रहा है। अनवांटेड कंस्ट्रक्शन हर जगह पे हो रहा है, पैसा कमाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। तो डेवलपमेंट आपका जिस तरह से आप कर रहे हैं वो कोई बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप उद्योग को भी बुलाएं, एजुकेशन को भी ठीक करें, हेल्थ को भी ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करें, साथ साथ में आपका टूरिज्म भी रहे। अभी भी छत्तीसगढ़ और झारखंड किस चीज पे काम कर रहे हैं? अभी भी ये डिपेंडेंट हैं अपने मिनरल्स पे। जो बिहार कर रहा था इनके साथ वो ये खुद अपने साथ कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश कर रहा था छत्तीसगढ़ में वो खुद ये कर रहे हैं। अभी भी एक्सप्लॉटेशन किसका कर रहे हैं? वही कोयले के खानों का, वही लोहे के खानों का। तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ गया। जो आपको लगता था कि नहीं भाई दूसरा क्षेत्र आपका डेवलप हो रहा है, आप भी वही कर रहे हैं। तो ये बातें आप देख सकते हैं कि यहां पे होलिस्टिक डेवलपमेंट का अभी भी अभाव आपको देखने को मिलेगा। अगला बात आप देख सकते हैं कि अगर छोटा राज्य है, स्मॉलर स्टेट्स है, तो समस्या क्या होगी?
समस्या होगी डिपेंडेंसी की, निर्भरता की सबसे बड़ी समस्या होगी। जैसे बड़ा राज्य है यूपी, एक बड़ा राज्य है, यूपी को अगर डेवलप करना है, विकास करना है, तो इसको अगर लैंड चाहिए तो लैंड इसके पास अवेलेबल है बहुत सारा, लेबर चाहिए तो लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अगर आपके कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल की व्यवस्था कर लेगा, इंटरप्रेन्योर चाहिए उसकी व्यवस्था कर लेगा। भाई इसके पास अलग अलग क्षेत्र है ना, बड़ा क्षेत्र है, जमीन की कमी नहीं है, बुंदेलखंड के बागेलखंड वाले जो एरियाज हैं वहां पे जमीन आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा आप जमीन ले ली, कहीं पे भी यूपी में जमीन आपको अच्छा मिल जाएगा। लेबर चाहिए, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे लेबर आपको मिल जाएंगे, अच्छे चीप लेबर मिल जाएंगे, उनसे डेवलपमेंट हो सकता है। पूंजी है इसके पास, वेस्टर्न यूपी आप देख रहे हैं पूंजीपति हैं, तो उनसे पूंजी की व्यवस्थाएं आपकी हो सकती हैं, तो उद्यमी हैं, तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसको खुद डेवलपमेंट करना। छोटे राज्य हैं तो क्या है, इनकी डिपेंडेंसी है, पता चले कि अब जैसे हरियाणा पंजाब में समस्याएं क्या आ गई, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गया, लेबर उनके पास है ही नहीं। जब से मनरेगा लगा, लेबर आपके मैक्सिमम ईस्टर्न यूपी और बिहार से होके जाते थे, अब वहां पे जब से ये लोग इधर रहने लगे या कहीं और आपके चले जाते हैं तो लेबर कॉस्ट बढ़ गया, लेबर की डिपेंडेंसी आपकी है। अब यही बात आप दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली का सारा जीवन उधार का है, ये सांस भी लेता है कहीं और से, पानी भी पीता है कहीं और से। दिल्ली में पराली जलाते हैं, हरियाणा और आपके पंजाब में धुआं यहां निकलता है, पानी वो बंद कर दें समस्या यहां हो जाती है, कुछ भी इनका अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिजली का उत्पाद इनके पास नहीं है, कभी यूपी से ले रहे हैं कभी किसी से ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए इसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि संसद यहीं पे है, केंद्र सरकार यहीं पे है, तो कोई मना नहीं कर सकता है जल्दी, तो वो दूसरी बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखिएगा तो ऐसे स्टेट्स बनने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जो एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइनेंशियली आपके वायबल नहीं हो, ये भी आपकी बातें देखने को मिल सकता है। तो स्मॉलर स्टेट्स की डिपेंडेंसी आपके लगातार बनी रहेगी कि भाई हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बड़े स्टेट्स कम से कम अपने आप में सक्षम है, अपने आप को ये विकसित कर सकते हैं। फिर जो स्मॉलर स्टेट्स आप बनाइएगा तो छोटे राज्य जब बनाइएगा तो संसाधनों की लड़ाई होगी बहुत ज्यादा, इट विल लीड टू क्लैश ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए विवाद बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, संसाधनों के लिए विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लैश ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लैश ऑफ रिसोर्सेज क्यों, संसाधनों का विवाद क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखिएगा तो रिवर जो आपके हैं, मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में होके जा रहा है तो उसके लिए तानातनी शुरू हो जाएगी, हम डैम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम बनाने देंगे, पानी मत रोको, ये मत करो। सबसे ज्यादा लड़ाई तो किसकी है, पानी की लड़ाई है। पंजाब हरियाणा में किसकी लड़ाई है, पानी की लड़ाई। तमिलनाडु केरला में किसकी लड़ाई है, पानी की। तमिलनाडु कर्नाटका में किसकी लड़ाई है, पानी की। फिर महाराष्ट्र और आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में किसकी लड़ाई है, पानी की। मध्य प्रदेश गुजरात में किसकी लड़ाई है, पानी की। हर जगह पानी की लड़ाई है। तो यहां पे आप देखिएगा कि क्लैश ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, संसाधनों के लिए विवाद आपका बढ़ेगा। तो ये भी आपका है कि छोटे राज्य बनाने में संसाधन बटेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब हम छोटे राज्य बना दे, स्मॉलर स्टेट्स बना दे, तो स्मॉलर स्टेट्स में एक और संभावना बनती है कि रीजनल एलिट्स डोमिनेट कर जाएं। क्षेत्रीय संभ्रांत वर्ग जो आपका है, ठीक है, केंद्रीकृत होने की संभावना आपकी रहेगी कि जो स्थानीय स्तर पे कोई पॉलिटिकल आपका एक तरह से संभ्रांत वर्ग है वो पूरी शक्ति अपने अंदर अधीन कर ले, ये भी आपका एक संभावना बन सकती है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए रीजनल एलिट्स में आप क्या देखिएगा, यूपी में जैसे आपके लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए एक लंबे समय तक। इसी तरह से आपके बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह यादव बहुत शक्तिशाली हो गए एक लंबे समय तक। रीजनल एलिट्स डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
और रीजनल एलिट्स डोमिनेट कर जाएंगे तो वो पूरी तरह से लोकल एरिया का जो एजेंडा है उसको हाईजैक कर लेंगे, अपने एजेंडा को हावी कर देंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली छोटी है तो थोड़े से ही आपके एमएलए जीतने पे उनकी बहुमत आ जा रही है और वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हमेशा कर ले रहे हैं। ये भी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपकी हैं जिसमें हम कहेंगे कि हमेशा छोटा होना ही आपके डेवलपमेंट की गारंटी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बिग स्टेट्स भी हैं और बड़े स्टेट्स होने के बावजूद वो अपने आप को अच्छा विकास किए हैं। जैसे अगर आप बात करेगा तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये बड़े राज्य हैं और बड़े राज्य होने के बावजूद क्षेत्रफल में बड़े हैं। गुजरात, लेकिन बड़े होने के बावजूद क्षेत्रफल में बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं, उसके बावजूद अपना विकास वो पूरी तरह से सुनिश्चित किए हैं। तो ये कहना कि छोटा और बड़ा गारंटी है आपके विकास के लिए, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि छोटे राज्य हमारे देश में बनाने की आवश्यकताएं हैं, जहां पे जरूरत लगे वहां पे बनाया जाए, ठीक है। तो ये आपका है। अब कंक्लूजन में आप लोग क्या दीजिएगा, छोटे राज्य बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? देखिए, छोटे राज्य बनने की संभावनाओं पे आप एकदम कहिए कि छोटे राज्य बनने चाहिए, लेकिन क्या बातें आपको ध्यान में रखना है? आपको यही बातें ध्यान में रखना है कि जब भी हम छोटे राज्य बनाएं तो आप जरूरी नहीं कि इन बात को कोट करें जो फजल अली ने आपका कहा है, आप अपने शब्दों में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स शुड बी इंश्योर्ड बाय, शुड बी मेड ओनली when it ensures the unity and security of the country, when it ensures that there is linguistic and cultural homogeneity, when it is financially, economically, administratively viable, and when it ensures welfare of the people of the state as well as welfare of the nation as a whole, तभी आप छोटे राज्यों को बनाइए। तो छोटे राज्य बनाने की संभावनाओं पे आप ये बातें कर सकते हैं विदाउट कोटिंग फजल अली। फजल अली को कोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिए कि छोटे राज्यों को बनाने में हमें यह सुनिश्चित करना है कि भारत की अखंडता, एकता सुनिश्चित रहे, आर्थिक रूप से, आपके वित्तीय रूप से, प्रशासनिक रूप से राज्य बनाना संभव हो, सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता भी सुनिश्चित करे वो राज्य, और उस राज्य के विकास के साथ साथ भारत का भी विकास सुनिश्चित हो। आप ये भी बात कह सकते हैं कि अगर एक लंबे समय के बाद हमें ये समझ में आए कि छोटा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा है या विकास नहीं कर पा रहा है, तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके वापस उसको किसी और राज्य के साथ जोड़ सकते हैं या संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। एक लंबे समय के बाद भी वहाँ पे आतंकवाद को जब आपके वहाँ के राज्य और सरकारों ने समाप्त करने में सक्षमता नहीं दिखाया, तो फिर वहाँ पे उसको संघ शासित प्रदेश में परिवर्तन किया। ये भी संभावनाएं हमारे संविधान में बनी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार राज्य बन गए तो आजीवन के लिए राज्य बनेगा। इंडिया इज नॉट अ इंडिविजुअल स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल यूनियन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। स्टेट्स कैन बी डिवाइडेड और डिस्ट्रक्टेड इन इंडिया। अगर जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय हित में तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नागरिकता, ठीक है।